नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा यह कंसेप्ट ज्योमितीय निर्देशांक कक्षा 10 चैप्टर 9 प्रश्नवाली 9.1। इस चैप्टर में कुल 2 प्रश्नवाली हैं, जिनमें एक प्रश्नवाली दूरी के सूत्र पर निर्धारित है और दूसरी प्रश्नवाली में अनुपातिक विभाजन है। जब 2 बिंदुओं को बाह्य या अंतर विभाजन करते हैं तो उनका मान कैसे निकाला जाता है। प्रश्नवाली 9.1 में से मैंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं, जिनमें से 2 जो 7 और 10वां जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और भी छुपा हुआ है, बीच में वर्ग सिद्ध करना है हमें। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक अगर आप ये 2 क्वेश्चन सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आप वर्ग को भी कैसे सिद्ध करना होता है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन प्रश्नवाली 9.1 का छठा क्वेश्चन है, जिसमें से पहला टॉपिक उठाया मैंने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। अगर 2 बिंदु दिए जाएं तो उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ज्योमितीय निर्देशांक होते क्या हैं और 2 बिंदु कहां प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जो अध्ययन किया तीसरे जो चैप्टर था उसमें कि हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को आलेख विधि द्वारा हल करना सीखा था, जिसमें हमने एक आलेख को 4 भागों में डिवाइड किया था। एक तरफ प्लस का, एक तरफ माइनस का, एक तरफ वाई प्लस का, एक तरफ वाई माइनस का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब एक आलेख को, मान लो कि आपका ये एक आलेख पेपर है, सपोज कीजिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। आलेख पेपर ने लेते हैं, इसमें हमने एक रेखा एक क्षैतिज और एक रेखा लंबवत बनाई थी दोस्तों, और उसमें 1 सेमी बाई 1 सेमी के खाने होते हैं, निर्धारित है दोस्तों। इस तरफ ये तो होता है आपका मूल बिंदु। कब बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो वो निर्देशांक ही हैं दोस्तों। तो मूल बिंदु का सबसे बड़ा पॉइंट है कि मूल बिंदु होता क्या है। जहाँ x ये इधर x इधर x माइनस का, यानी हमने ये लिखा था 1 2 3 4, वो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों, कैसे लिखा था आलेख विधि में, -1 -2 -3, जितने भी ये कॉलम हमें दिए जाते हैं, स्क्वायर जो दिए जाते हैं, उन पर लिखा था। उसी प्रकार से यहाँ ऊपर लिखा था y प्लस का 1 2 3 4, और इसी तरह से माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये हो गया माइनस का y। अब छोटे प्रश्नों में जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं उनमें से ज़्यादातर यही डायग्राम के प्रश्न आते हैं कि माइनस का 2 और 3 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो ये जो 4 कॉलम हमने बनाए, 4 डिवाइडेशन हमने किए, तो ये जो होता है वो है तो प्रथम चतुर्थांश। ये कॉलम, ये जो कॉलम है वो प्रथम चतुर्थांश का है, ये द्वितीय का हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये तृतीय का, और ये चतुर्थ का। ये 4 चतुर्थांश हमारे पास बनते हैं। उन चारों चतुर्थांश की विशेषता क्या है वो ध्यान से देखिए दोस्तों। पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के, यानी x का मान भी प्लस का और y का मान भी प्लस का। तो पहले वाला याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है। पहला में अगर दोनों प्लस के, तीसरे वाले में दोनों माइनस के, आपको अपोजिट याद करना है। नेक्स्ट, अब इधर आइए, दूसरे वाले में क्या होगा, तो देखिए x का मान तो इधर है माइनस का और y का मान है प्लस का। अर्थात पहली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की। जब दूसरा याद हो गया तो चौथा भी याद हो जाएगा। पहली संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की। तो जैसा कि ये पूछ लिया आपसे कि -2 3 कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो दोस्तों ये है द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से में होंगे दोस्तों? द्वितीय चतुर्थांश में। अब आ जाते हैं कि 0 5 कौन से चतुर्थांश में होंगे। 0 5 ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं होता है कि आपको अंक ही दिया जाए, 0 भी दिया जा सकता है। तो 0 5 दोस्तों यहाँ पर है, यहीं पर है। तो हम ये कह सकते हैं x पर। तो 0 5 कहाँ पर होगा, क्योंकि x का मान 0 है, तो x का 0 है तो वो x पर ही होगा। अगर ऐसे दे दिया जाए 5 0, तो ये आ जाएगा y x पर। तो दोस्तों इसका ध्यान रख लेना कि हमें एक छोटा जो लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलता है
वो प्रश्न ऐसा ही मिलता है कि कौन से चतुर्थांश में होंगे या फिर मूल बिंदु। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। ये जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं वो आपका मूल बिंदु है। जहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, यानी एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। तो दोस्तों हमें ये तो था बेसिक नॉलेज कि हमें चतुर्थांश क्या कैसे ज्ञात करना है, चतुर्थांश में कैसे रखना होता है, ये तो हो गया इनका बेसिक। आपके पास ये कॉलम है दोस्तों, ध्यान दो, ये मूल बिंदु हो गया, सपोज कीजिए मूल बिंदु, ये एक्स का कॉलम हो गया और ये वाई का। चलो 3 कॉलम हम छोड़ देते हैं, एक बार एक से एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सूत्र कैसे बनता है। दोस्तों हमने कुछ नहीं लिया, एक बिंदु ले लिया P। हमें नहीं पता कि ये बिंदु P क्या है, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं x का मान और y का कोई ना कोई मान जरूर है। ध्यान दीजिए, ये बिंदु P लिया क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि x का यहाँ कोई ना कोई मान है और y का भी कोई ना कोई मान है। एक बिंदु और ले लेते हैं, मान लो कि ये बिंदु है Q और इसके भी कोई ना कोई निर्देशांक तो जरूर होंगे। अगर इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x2 और y2। ऐसे ही कोई तीसरा बिंदु और भी हो सकता था, क्योंकि ज्योमेट्री में अनंत बिंदु प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो उनके लिए अब ये प्रोसीजर ये कि हम 2 ही बिंदु लेकर चलते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र 2 ही बिंदु लेने हैं। तो P और Q क्या है, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कीजिए। P और Q एक रेखाखंड है जिसकी कोई निश्चित लंबाई होती है। अब ये निश्चित लंबाई कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि P के कोई निर्देशांक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 1 हो सकता है या 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में -6 और 7 था, यानी x का मान -6 और y का मान 7। तो दूसरा इसी के साथ जो दूसरा बिंदु है वो -1 और -5 है। तो यहाँ प्रश्नों को हल करने का पहले हम देखते हैं कि सूत्र कैसे बना, सूत्र याद कैसे रखा जाए वो देखना है हमें। तो दोस्तों P और Q बिंदु आ गए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम Q को भी देखें तो Q कहीं ना कहीं x पर जरूर काट रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं यहाँ x2 है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे x2 ही तो होगा क्योंकि x2 है। यहाँ पे क्या है, x1 है। क्लियर? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो दोस्तों, ये क्या था, ये y1, ये जो पॉइंट है P बिंदु जो है वो P का जो निर्देशांक है वो क्या दिया गया था हमें, x1 y1। तो P का x1 और y1 आ गया। उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाइए, मान लो ये R पर काट रहा है, सपोज करो ये R पर काट रहा है। अब ध्यान दो कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज है। क्लियरली बात समझ में आ जाएगी दोस्तों कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण आपसे पूछा है और कर्ण का सूत्र आप डेफिनेट जानते हैं कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए उस टॉपिक को आगे हल कर लेते हैं। सूत्र उसी कर्ण स्क्वायर के आधार से ही बनेगा। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला भी आप बहुत आसानी से सीखेंगे और कभी नहीं भूलने वाला सीखेंगे। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट हो गए। अब यहाँ PQ क्या है, इस डायग्राम के अनुसार एक कर्ण सिद्ध हुआ। अब बताइए कि PR क्या होगा, इसको और भी यहाँ से हल कर लेते हैं। तो ये मान y2 का। चलिए अब मुझे ये बताइए कि PR का मान कैसे ज्ञात करें। सपोज करो यहाँ मान 5 होता और यहाँ मान 1 होता, तो सपोज करो कि PR का मान 4 होता। मान लो x1 1 था और x2 का मान 5 है, तो क्या आप ये कह सकते हैं ये मान 4 होता? लेकिन अगर ये मान नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x2 माइनस x1 किसका मान, PR का। PR का जो हमारे पास मान आया वो आया x2 माइनस x1, जो PR आधार है। क्या हम ये कह सकते हैं ये आधार है? क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कि PR आधार है समकोण त्रिभुज का। जो खड़ी रेखा है वो है आपकी लंब। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया आपको कर्ण। PQ कर्ण ही हमें ज्ञात करना था। अब बताइए लंब कैसे ज्ञात करें। सपोज करो यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, सपोज करना था, हमें क्लियर नहीं करना है। तो क्या आपका
क्यू आर का मान 3 आता, अगर दिया होता तो। लेकिन ये दिया नहीं गया क्योंकि हमें यहाँ y2 दिया गया, तो क्या हमने इसका मान 3 निकाला, वो y2 माइनस y1 निकाला। तो जो लम्ब है वो क्या है, क्यू आर है। तो क्यू आर का मान y2 माइनस y1 का मान आ जाएगा घटाने से। तो इस प्रकार से हमने दोनों ज्ञात कर लिए, पी आर और क्यू आर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या आपके पास पी क्यू करण है, तो पी क्यू का मान ज्ञात करने के लिए पी क्यू स्क्वायर बराबर, बताइए क्या ज्ञात होगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब बताइए कि पी आर कैसे ज्ञात किया था आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये पी आर का ही मान है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर का सूत्र है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्यू आर का हमने मान ज्ञात किया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो पी क्यू बराबर अंडर रूट लग जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों क्या यही सूत्र आपने पढ़ा था, आपको सिर्फ सिखाया गया था, रटाया गया था, कक्षा में जब पढ़ाया गया था किसी टीचर्स के द्वारा, तो आपको ये सूत्र रटाया गया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र रट लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये कन्फर्म ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये करण वाला सूत्र याद कर लिया तो आप इसको रटेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, और सीखेंगे कि भी तो ऐसा सीखेंगे ये आप कभी भूल ही नहीं सकते। दोस्तों मेरा ये अनुभव है, मैंने अपने गणित के 13-14 साल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त किया है। उस अनुभव से कोई भी जो मैथ्स का रिलेटेड टॉपिक होता है उसे रटना नहीं पड़ता, उसे सीखना पड़ता है। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने होते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्रेस करनी होती है मैथ्स में, तो रटने वाला प्रोसीजर आप निकाल दीजिए दोस्तों। रटने वाली प्रोसीजर से आप पास मार्किंग ला सकते हैं, परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आपको फॉर्मूले सीखने होंगे, और सीखने का जो प्रोसीजर होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अंकगणित बीजगणित के साथ जुड़ी हुई है, बीजगणित रेखा गणित के साथ जुड़ी हुई है, ज्योमिति त्रिकोणमिति के साथ जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों सीखते ऐसे हैं। तो ज्योमिति से हमारा कोई समकोण त्रिभुज का लिंक नहीं था, लेकिन ज्योमिति में समकोण त्रिभुज बनते हैं, और जो बिंदु हमें दिए जाते हैं उसे हम कर्ण मानकर हल कर सकते हैं। तो कर्ण का सूत्र ही हमें इसमें अपनाना है। अब आपका जो ये क्वेश्चन है उसको हल कर लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो था, मान लो कि पी बिंदु के निर्देशांक -6-7 और क्यू एक दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक -1-5 है, -5 सॉरी। अब ये स्थिति आ गई, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये x1 का मान है, x1 का यहीं पर लिख लेंगे या साइड में लिख लेंगे, ये y1 यानी पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2। तो आपके पास सभी मान ज्ञात हो गए। अब इन मानों को यहाँ पर रख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पी क्यू हमने पहले क्वेश्चन को हल करना था, तो पहला क्वेश्चन x2 का मान -1, अंडर रूट का चिन्ह लगा रहा दोस्तों। x2 का जो मान है वो प्रश्नानुसार -1, ये x1 का जो मान है -6, ये भी चिन्ह माइनस का, तो ये चिन्ह हो जाएगा प्लस का। ये बार बार आपसे दोहरा रहा हूँ, दो चिन्ह अगर लगातार माइनस के आ जाते हैं तो वो चिन्ह प्लस का हो जाता है दोस्तों। तो प्लस का 6 प्लस y2 का मान -5, यहाँ प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि y यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का, तो ये चिन्ह माइनस का रहा। ये देखिए दोस्तों y1 का मान, तो y1 का मान -7, ये 7 प्लस का और ये माइनस का, तो -7 का होल स्क्वायर। आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। सिर्फ मान सही रख लिया। जोड़ बाकी गुणा भाग आपको अगर पूर्णांक संख्याओं के निश्चित रूप से आते हैं, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि जोड़ बाकी गुणा भाग पूर्णांकों के कैसे होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, -1 और +6, क्या यहाँ प्लस के 5 बचते हैं,
प्लस माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों चिन्ह बराबर हैं तो ये माइनस के 12 है, यानी दोनों चिन्ह जुड़ जाएंगे। यही पूर्णांकों की विशेषता है। और स्क्वायर, ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25। अब मेन बात यह है कि कभी भी आपका स्क्वायर माइनस में नहीं आएगा, चाहे संख्या प्लस की ही क्यों ना हो। तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस माइनस जब 2 बार गुणा होगा तो चिन्ह प्लस का, तो प्लस के 144। अंडर रूट लगा हुआ, तो अंडर रूट लगा हुआ है तो ये मान आपका हो गया 169। ठीक है दोस्तों। और 169 का अगर वर्गमूल आपके पास है या आता है तो लिख दीजिए, अन्यथा अगर उसका मान है ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो 169 का जो वर्गमूल आता है वो आता है 13। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन होता है आपका हल हो गया, कंप्लीट हो गया। 7 और 10 का क्वेश्चन दोस्तों अगले वाले वीडियो में अपलोड करूंगा दोस्तों, क्योंकि लेंथ ही बहुत लंबी हो जाती है वीडियो में, एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको यह कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।